नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है और रोजाना की तरह सबसे पहले नजर देश दुनिया के कोरोना अपडेट्स पर। विश्व में कोरोना के अब तक 23 करोड़ 12 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 3 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई है। गुजरात में अब तक 8,25,000 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। धर्मांतरण और फंडिंग मामले सलाउद्दीन और उमर गौतम वडोदरा पुलिस की कस्टडी में। सीमी कनेक्शन की भी होगी जांच। बढ़ती जा रही महंगाई से नागरिकों के हाल बेहाल। पेट्रोल, डीजल, अनाज, दाल, सब्जी सब कुछ महंगा। अंकलेश्वर के विधायक करते हैं ऑर्किड की खेती, सालाना 50 लाख की कमाई। धर्मांतरण जैसे गैरकानूनी और साथ ही कई तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल पाए गए वडोदरा शहर के सलाउद्दीन शेख और मौलाना उमर गौतम की कस्टडी उत्तर प्रदेश एटीएस ने वडोदरा पुलिस को सौंप दी है। देश के अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण को तेजी, सीएए, एनआरसी का विरोध, असामाजिक लोगों को जेल से छुड़वाना और मस्जिद बनाने के लिए करोड़ों रुपए के विदेशी फंड को वडोदरा से डाइवर्ट करने के इंटर स्टेट हवाला रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें शामिल आरोपी सलाउद्दीन शेख और मौलाना उमर गौतम को आज वडोदरा लाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों आरोपियों का कब्जा वडोदरा एसआईटी को सौंप दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कराने का रैकेट उजागर हुआ था। इस मामले यूपी एटीएस ने 3 महीने पहले मौलाना उमर गौतम समेत के कुछ लोगों को पकड़ा था, जिसका वडोदरा कनेक्शन भी सामने आया। यूपी के अलावा अलग अलग राज्यों में अवैध गतिविधियों को बल देने के लिए वडोदरा में आफमी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने वाले सलाउद्दीन शेख द्वारा करोड़ों रुपए का फंडिंग किया जाता था, जिसके बाद एटीएस ने सलाउद्दीन को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले अब उत्तर प्रदेश के बाद वडोदरा पुलिस जांच करेगी। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। वडोदरा पुलिस द्वारा एसओजी कार्यालय में दोनों आरोपियों को 24 घंटों तक कस्टडी में रखा जाएगा और मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेश कर उनके रिमांड मांगे जाएंगे। वडोदरा एसओजी के अधिकारियों द्वारा आफमी ट्रस्ट और सीमी के बीच धर्मांतरण मामले, वित्तीय लेन देन की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने साइलेंट मोड पर शहर में रह रहे सीमी के कार्यकर्ताओं के बारे में भी तफ्तीश शुरू कर दी है और सलाउद्दीन शेख और उमर गौतम के रिमांड के बाद सीमी के कार्यकरों के साथ लेन देन के बारे में भी पूछताछ की जाएगी, जिसके चलते सीमी कनेक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी बाहर आने की संभावना है। कोरोना महामारी से जैसे तैसे ऊपर रहे भारत देश के नागरिक अब महंगाई की मार झेल रहे हैं। महंगाई की मार से परेशान लोगों का रोजाना का जीवन भी दुर्भर हो गया है। देश भर में बढ़ती जा रही महंगाई लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, घरेलू गैस तो महंगे है ही, सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अनाज और दालें भी महंगी हो गई है। ऐसे में आम जनता भला खाए क्या? नागरिक वाहन चलाने से पहले 2 बार सोचते हैं। वहीं महिलाएं भी सब्जियों की खरीदारी में सस्ती सब्जियां ढूंढती है, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने सभी का बजट बिगाड़ के रख दिया है। પહેલાં કરતાં ભાવ બહુ વધી ગયા છે। ત્યારે પહેલાં બહુ ભાવ સારા હતા, અત્યારે ગ્રાહક બહુ મોંઘવારી થઈ ગઈ और ग्राहक લેવામાં મસ્તી કરે છે। અત્યારે ભાવમાં બહુ ઘટીને છે, અહીંયા મંદી આવી છે। દિવસે દિવસે મોંઘવારીના કારણે આ પેટ્રોલનો ભાવ દિવસે દિવસે વધતો જ જાય છે। દિવસના 30 રૂપિયા 35 પૈસા 40 પૈસા વધતો જ જાય છે। કારણોસર પહેલાં 57-58 રૂપિયા 60 રૂપિયા પેટ્રોલ હતું, અત્યારે હાલનો ભાવ છે 102 રૂપિયા ઉપરનો ભાવ વધી ગયો। હવે મોંઘવારીમાં પાલવતું નથી। આમાં એવું છે કે અત્યારે કોરોના કાળ મહામારીના કારણે અત્યારે હાલની ઘડીમાં કોઈ જ ઉપચાર છે નહીં, કમાવાની કોઈ સ્ત્રોત નથી। બીજી વાત એ છે કે દિવસે દિવસે આજે કરિયાણામાં જુઓ તો બી ભાવનો વધારો થતો હોય છે। એ મોંઘવારી પાલવતી નથી। હવે પેટ્રોલમાં છે તો 102 રૂપિયા થઈ ગયું છે। દિવસનો 50 થી 60 કિલોમીટર રનિંગ હોય છે, તો કઈ રીતે આવું કઈ રીતે જવું એ કંઈ પાલવતું નથી। गुजरात के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक कृषि को भी तवज्जो देने लगे हैं। अंकलेश्वर के विधायक ईश्वर सिंह पटेल पिछले कई वक्त से थाईलैंड के ऑर्किड फूलों की खेती कर रहे हैं।
गुजरात राज्य के किसान कम खर्च में ज्यादा इनकम देने वाली खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। इसी क्रम में अंकलेश्वर और हांसोट के विधायक ईश्वर सिंह पटेल थाईलैंड के ऑर्किड फूलों की खेती कर रहे हैं। 90 लाख रुपए से बनाए गए ग्रीन हाउस में 1 एकड़ में ऑर्किड के फूल लगाकर ईश्वर सिंह हर वर्ष 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये खेती जमीन पर नहीं प्लेटफॉर्म पर होती है और वो भी नारियल के अंदर। खेती के लिए केंद्र की ओर से 50% और राज्य की ओर से 15% यानी कुल मिलाकर 65% सब्सिडी भी दी जाती है। ઓર્કિડના જે ફ્લાવર છે એ મૂળ જાત થાઈલેન્ડની છે અને આજથી 5 વર્ષ પહેલાં 2016માં નવસારીના વાંસા તાલુકાના નવતાર ગામે એક ખેડૂતે આ ખેતી કરી હતી। એ ખેતી જોઈને મને પણ એમ થયું કે મારે પણ આ ખેતી કરવી જોઈએ અને એને લઈને 2017માં પહેલાં પ્રાયોગિક ધોરણે 1 એકરની ખેતી કરી હતી। છેલ્લા 4 વર્ષથી આ ફ્લાવર ચાલુ છે। दर महीने 28 થી 30 હજાર જેટલા ફ્લાવર નીકળે છે। ભાવની વાત કરું ત્યારે એક ફૂલનો એટલે કે એક દાંડીનો ભાવ 15 થી 20 રૂપિયાના ગાળામાં રહે છે અને જ્યારે ડિમાન્ડ વધે ત્યારે 25-30 રૂપિયા ઉપર પહોંચે છે। એવરેજ જોવા જઈએ તો દર મહિને 5 લાખના ફૂલ 1 એકરમાંથી થાય છે। એવા મારા 4 એકર એટલે બીજા 3 એકર નવા પણ બનાવ્યા છે। ગુજરાતમાં જોઈએ તો માત્ર દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર જ આ ફ્લાવરની ખેતી છે। એ પૈકી ગુજરાતની અંદર લગભગ અત્યાર સુધીમાં 35 એકર હશે। એ પૈકીનું મારું 4 એકર છે। ભરૂચ જિલ્લામાં સૌપ્રથમ 2017માં મેં બનાવ્યું હતું। બીજા સજોડના એક ખેડૂત છે પ્રજાપતિ, એમણે બનાવ્યું છે। ખૂબ સારી ખેતી છે, જમીનની જરૂર પડતી નથી। ક્ષારવાળી જમીનની અંદર પણ જો કરીએ તો શક્ય બને, કારણ કે અમારે પ્લેટફોર્મ બનાવીને નાળિયેરના છિલકાની અંદર આના મૂળ રહે છે। અને રોગની વાત કરીએ તો રોગ નહિવત જેવો પ્રમાણમાં રોગ આવે છે, રોગ આવતો નથી। અને જે પ્રકારે માત્ર નિંદામણ કે એવું કશું કંઈ જરૂર રહેતી નથી, માત્ર એના ફૂલ કાપવા માટે અઠવાડિયા 10 દિવસે એકવાર એના ફૂલ કટિંગ કરીને એને પેકિંગ કરીને મુંબઈ અમે સુરત રેલવેથી મોકલી આપીએ છીએ। મુંબઈથી આ દેશના અન્ય જ્યાં જ્યાં જરૂરિયાત હોય ત્યાં ત્યાં આ ફૂલો એ લોકો ત્યાં વેપારીઓ પહોંચતા કરે છે। આ 4 એકર એટલે કે આ જે પ્રોજેક્ટ છે 1 એકરનો, એ જીતે વખતે 90 લાખ રૂપિયાનો પ્રોજેક્ટ હતો। એ પૈકી 50% સબસિડી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની હોય છે અને 15% સબસિડી ગુજરાત સરકારની હોય છે, એટલે 65% સબસિડી। એટલે માત્ર મારે લોન જ્યારે આ બનાવ્યું ત્યારે 15 થી 20 લાખની આજુબાજુ લોન હતી। 5 લાખ રૂપિયા એના માર્જિન બંધીના કર્યા, એટલે 15 લાખની આજુબાજુ લોન હતી। લોન પણ ભરપાઈ થઈ જાય। દર વર્ષે 12 × 5 = 60 લાખ રૂપિયા આ 1 એકરમાંથી આ ફૂલની આવક થાય છે। वडोदरा के गोत्री दुष्कर्म केस के मुख्य आरोपी अशोक जैन के 8 दिन के रिमांड पूरे हो गए हैं, जिसके बाद आज उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया। वडोदरा शहर के बहुचर्चित हाई प्रोफाइल दुष्कर्म केस में आरोपी अशोक जैन के 8 दिनों के रिमांड पूरे हो गए हैं। क्राइम ब्रांच ने आज उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। आरोपी अशोक जैन से 8 दिनों के रिमांड के दौरान सघन पूछताछ की गई है। रिमांड के दौरान पुलिस ने अशोक जैन को पूना, लोनावाला और गोवा ले जाकर मामले का रिकंस्ट्रक्शन भी किया। आरोपी अशोक जैन जब फरार थे तब उन्होंने पुना में पेइंग गेस्ट के रूप में आसरा लिया था। पुलिस ने उस मकान की जांच की है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट से लेकर कैसे वो पुना तक पहुंचे, इन सारी घटनाओं की जानकारी हासिल की है। भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस को लंबे अरसे से स्थायी अध्यक्ष का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार कुछ और टल गया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सितंबर 2022 तक होने की संभावना जताई जा रही है।
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव अब सितंबर 2022 में हो सकता है, यानी कि 1 साल तक फिर से कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। आज शनिवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस कार्य कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी काफी नाराज दिखी और कांग्रेस पार्टी में स्थायी अध्यक्ष की मांग कर रहे G23 नेताओं को फटकार लगा दी। सोनिया ने इस दौरान कहा कि फिलहाल मैं ही पार्टी की स्थायी अध्यक्ष हूं। इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी मीडिया के माध्यम से मुझ तक बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि खुद मुझसे बात करें। उन्होंने बैठक में संदेश दिया कि आपसी मनमुटाव को दूर करेंगे तभी आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम दे सकेंगे। पिछले कुछ महीनों में वडोदरा के डभोई रोड इलाके में चोरी की कई वारदातें सामने आई है, जिसके वजह से यहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत स्थानीय निवासी जता रहे हैं। वडोदरा के डभोई रोड पर पानीगेट पुलिस थाने की हद में सूर्यनगर है, जहां अक्सर चोरी की छोटी बड़ी घटनाएं दर्ज हो रही है। सूर्यनगर में रहने वाले घर मालिक मुकेश अपने गांव गए हुए थे। उस दौरान चोरों ने बंद घर से 25,000 रुपए नकद और चांदी की चोरी कर ली, जिसकी शिकायत के बावजूद कोई ठोस जांच पुलिस नहीं कर रही है। કેશ રોકડા 25,000 રૂપિયા છે અને છોકરાનું ચાંદીનું કરું જેવું છે અને બીજા છોકરાનું છે ને નાની મોટી રકમ છે ને ચાંદીનું વાઇફનું મંગળસૂત્ર હતું એમ કરી 250 ગ્રામ જેવું ગયું છે। આ 4 થી 5 વખત થઈ ગયા। આગળના દિવસે 10 દિવસ પહેલાં છે ને આ જ મકાનના તારા તૂટા બચી ગયા। ગલીવાળા બધા 3-4 વાગ્યાના ગાળામાં ઉઠી ગયા હતા એટલે બધા નાહી ગયા હતા। એ વખત તૂટા બચી ગયા હતા અને એના પછી આ પાછું થયું છે। 3 થી 4 વખત આ ઘટના કરી પાછી। આજે સવારે બની અને અમે ગામડે ગયા હતા। 2 દિવસ ત્યાં નવરાત્રિ ચાલે છે માતાજીના દર્શન કરવા, એના પછી કાલે સાંજે આવ્યા છે। તો સાંજે આવીને અમે જમી બમીને થાક્યા વાક્યા હતા તો રાત્રે બાજુમાં સૂઈ ગયા। બાજુનું ઘર આપણું જ છે તો બાજુના મકાનમાં સૂયા અને અહીંયા લગભગ અમે સવારે ઉઠીને જોયું 6 વાગ્યાના આસપાસ તો અહીંયા બધું તારું બારું તૂટેલું હતું અને નચુકો તૂટેલો હતો, લોક બરાબર હતું। તો અંદર જઈને દેખ્યું તો બધું તિજોરી બીજોરી તૂટેલું હતું અને એ રીતે ખબર પડી કે ચોરી થઈ છે। તો મુદ્દા માલમાં તો 25,000 રૂપિયા રોકડા હતા। પછી ચાંદીના છોકરાઓના પેલા મામા મકોડા છે, ચાંદીનું કડું છે, ચાંદીનું મંગળસૂત્ર છે, એમ કંઈ 250-500 ગ્રામ જેવું ચાંદી હતું। બીજું અમુક થોડું ઘણું છૂટક 2-5 હજાર રૂપિયા પેલા ભાઈના એવી રીતે હતા। આ રીતે આ મુદ્દા માલ ગયો છે। डभोई रोड इलाके में सीसीटीवी कैमरे के लिए प्रशासन ने खंभे तो लगाए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे पता नहीं कब लगेंगे और ऐसे में चोर धड़ल्ले से चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। આપણા આ વિસ્તારમાં સૂર્યનગર વિસ્તારમાં અવારનવાર ચોરીઓ થતી રહે છે અને આપણે અહીંયા રોડ પર જે આ ગણેશનગર રોડ છે ત્યાં રિસિલ પાર્ક સોસાયટી છે, આ બાજુ જગન્નાથ છે, જગન્નાથ ફ્લેટ છે, બંને થાંભલા બંને બાજુ લાગેલા કરેલા છે પણ ત્યાં સીસીટીવી કેમેરો મૂકવામાં આવ્યો નથી। તો જેથી કરીને સરકારને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે ત્યાં સીસીટીવી કેમેરો લગાવવામાં આવે તો જેથી કરીને ચોરીઓની ઘટના વારંવાર થતી રહે છે તો એ થોડી રોકાય અને ઓછી થાય, તો સરકારને વિનંતી છે। वीएनएम टीवी में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। Makeup is your finishing touch and is your final accessory. As correctly said by Marc Jacobs, join with me in India's largest ever online makeup webinar where I am going to teach you how to do self makeup in the easiest way possible. I would like to thank all my partners who have supported me all through these: Ladies Circle India, Makeup Station Surat, VNM TV, Wedding Gujarat. Thank you so much for being a part of this webinar. We are going to make it huge. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। I'm the joy.
वडोदरा में शिक्षा विभाग द्वारा इंटर स्कूल बैंड कंपटीशन आयोजित की गई, जिसमें 4 स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। गांधीनगर गृह विभाग के सचिवालय की ओर से दिए गए निर्देश अनुसार समग्र शिक्षा विभाग अंतर्गत वडोदरा के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा इंटर स्कूल बैंड कंपटीशन का आयोजन किया गया। छाणी जिला पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित इस बैंड कंपटीशन में वडोदरा शहर की 4 स्कूलों के छात्रों ने शिरकत करते हुए अपना टैलेंट दिखाया। અમે કેજેવી બોડીદ્રા ખુદ તાલુકો સરા જિલ્લા પંચમહાલમાંથી આવ્યા છે। અમે ઇન્ટર સ્કૂલ બેન્ડ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો છે અને અમે અહીંયા આવીને પરફોર્મન્સ કર્યું અને અમારો ફર્સ્ટ નંબર આવે છે। બહુ સારું લાગે છે અમને। આગળ જઈને પણ અમે આ હકીકતમાં આવું બનશું એવી આશા છે। અમે આજે MKGM સ્કૂલ કંડારીથી આવ્યા છે અને અમે આજે બેન્ડ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો છે। અમારા સ્કૂલમાંથી 21 બાળકોએ ભાગ લીધો હતો અને 4 ટીમ આવી હતી ટોટલ। આજે અમે જીત્યા છે તો પહેલાં તો મેં મારા ઈશ્વરને પ્રાર્થના અભિનંદન માગું છું કે તમે સારો મોકો આપ્યો અમને બધાને અને આશા રાખું છું કે તમામ વિદ્યાર્થીઓ અમારી જેવો જ પરફોર્મ કરે અગાડી જતા। અમારી ઈચ્છા તો એમ છે કે અમે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર આવી રીતના જ પરફોર્મ કરીએ। મિનિસ્ટ્રી ઓફ હ્યુમન રિસોર્સિસ, ગૃહ વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય, શિક્ષણ વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય અને સર્વ શિક્ષા અભિયાનની કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા પ્રેરિત અને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરી અને એસપી કચેરી વડોદરા દ્વારા આયોજિત મધ્ય ગુજરાતના 7 જિલ્લાઓની બેન્ડ કોમ્પિટિશન આજરોજ પોલીસ હેડક્વાર્ટર મેદાન ખાતે યોજાઈ। એમાં 4 ટીમોએ ભાગ લીધો। એમાં પ્રથમ જે ક્રમે છે એ કંડારી CBSE સ્કૂલ માનવ કેન્દ્ર પ્રથમ સ્થાને આવે છે અને બીજા નંબરે પંચમહાલ જિલ્લાના KGBB સ્કૂલ બોડીદ્રાની દીકરીઓ પ્રથમ ક્રમે આવે છે। આ બંને ટીમો ગુજરાત રાજ્ય કક્ષાના જે કોમ્પિટિશન છે એમાં જશે। વિજેતા ટીમને બંનેને તૈયાર કરનાર અને વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આ કાર્યક્રમ માન્ય કલેક્ટર શ્રી બારડ સાહેબે ખુલ્લો મૂક્યો હતો। SP સાહેબ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહી અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે। બેન્ડના માધ્યમથી એક આગવું ડિસિપ્લિન થતું હોય છે અને જે રાજ્ય કક્ષાએ પ્રથમ આવશે તેઓ કેવડિયા કોલોની એકતા દિવસ જે 31મી ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે એ દિવસે કેવડિયા ખાતે તેઓ જે પ્રથમ કૃતિ હશે પોતાનું પરફોર્મન્સ રજૂ કરશે। આનો ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી જે સહ અભ્યાસ પ્રવૃત્તિના માધ્યમથી જે શ્રેષ્ઠત્વ છે, સારામાં સારી જે એની કલા છે એ કલાને પ્રદર્શિત કરવા માટેની આ બેન્ડ કોમ્પિટિશન રાજ્ય સરકારે પ્રેરિત કરીને આયોજિત થયેલી છે અને આ સુંદર આયોજન માટે ગૃહ વિભાગનો પણ અને અમારી ટીમનો પણ હું આભાર માનું છું। बॉलीवुड में संगीतकार साजिद वाजिद की जोड़ी काफी प्रसिद्ध थी, जो पिछले दिनों वाजिद के निधन के बाद खंडित हुई है, लेकिन साजिद ने अभी भी इस सुरमई संगीत के सफर को जारी रखा है और इसी क्रम में वो लखनऊ पहुंचे। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर साजिद अली लखनऊ पहुंचे और यहां उन्होंने अपने YouTube चैनल को लॉन्च किया। YouTube चैनल के जरिए हिंदुस्तान के टैलेंट को मौका दिए जाने की बात कही बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार साजिद अली ने। मेरा इधर आने का मकसद ही यही था, लखनऊ में आने का मकसद ही था क्योंकि मैं खुद यूपी को बिलोंग करता हूँ और मेरा मकसद ही यही था कि आने वाले वक्तों के अंदर मैं अपनी इंटीरियर जो हमारे हिंदुस्तान के इंटीरियर है वहाँ से अच्छा टैलेंट, हम फिल्मों के अंदर तो हमें बड़ा मुश्किल पड़ता है कि किसी नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि काफी मजे हुए लोग और काफी फेमस लोग ही काम करते हैं वहाँ पर। मगर इस द्वारा मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वाजिद को भी ऐसा ये टेंशन होता था कि साजिद भाई बड़ी बड़ी पिक्चरें कर रहे हैं तो बड़े लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर ये जो छोटे से लोग हैं, ये जो छोटा आर्टिस्ट, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है मगर इसका नाम नहीं है, इसको कोई जानता नहीं है, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। मगर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर उनको हमारी एक्चुअली एक नए सिंगर को या नए टैलेंट को हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोग यहाँ पर उनको अवेलेबल हो सकते हैं। हम फिल्मों में नहीं अवेलेबल हो पा रहे क्योंकि सुनने को मिलेंगे और आने वाले वक्तों में जिस तरीके से चैनल को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल को जब इसकी वैल्यू हो जाएगी तो हम इस पे फिर बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। मैं वाजिद के नाम पे ही मैं एक म्यूजिक की यहाँ पर एक कोर्स भी चालू करना चाहता हूँ, तो इस चैनल के जरा जहाँ पर जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो
जो बड़ी बड़ी फीस नहीं दे सकते, क्योंकि आज की तारीख के अंदर म्यूजिक अभी सबको पता चल गया है कि म्यूजिक के द्वारा आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप पैसा भी कमा देता है। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक अब महंगा होते जा रहा है और वो गरीबों के बच्चों के पास अब जल्दी नहीं होगा। आने वाले वक्तों के अंदर भी एक म्यूजिक को, अपने फन को आगे लेके आने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती है और आपको स्टूडियोज की जरूरत पड़ती है, महंगे महंगे म्यूजिशियंस की जरूरत। तो ये सब चीजें हम अच्छे टैलेंट को, हिंदुस्तान के अच्छे टैलेंट को प्रोवाइड करना चाहते हैं इस चैनल के द्वारा। और हम ये कोशिश हमारी ये है कि किसी तरीके से कोई भी, किसी भी दिशा का, कोई भी मजहब का कोई भी बच्चा हो या टैलेंट हो जो कि वो आगे आना चाहता है, तो तालीम के द्वारा हम उनकी मदद भी करना चाहते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। बड़ोदरा के पोलो ग्राउंड पर हर वर्ष दशहरा के दिन रावण दहन किया जाता है, लेकिन लगातार दूसरे वर्ष रावण दहन तो आयोजित नहीं हो पाया, लेकिन उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा रामलीला का आयोजन जरूर किया गया। वडोदरा के उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ द्वारा पोलो ग्राउंड मैदान में रामलीला का आयोजन दशहरा के मौके पर करते हुए 40 साल पुरानी परंपरा को कायम रखा गया। हर बार यह आयोजन सार्वजनिक होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के चलते आमंत्रित मेहमानों को ही रामलीला देखने का लाभ दिया गया। रामलीला में रामायण के मुख्य प्रसंग सीताहरण, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, कुंभकर्ण रावण युद्ध, रावण वध जैसे प्रसंगों को निभाया गया। रामलीला में वडोदरा के इंजीनियर उदित अजबानी राम बने, वहीं सीनियर स्टाफ नर्स वर्षा अजबानी सीता बनी। गिरीश मिस्त्री ने लक्ष्मण का, विनय दिंगे ने हनुमान का, हर्षित अजबानी ने बाल हनुमान का पात्र निभाया, वहीं हितेश शाह रावण बने। उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ के द्वारा दशहरा के दिन, आज के दिन प्रतिवर्ष पिछले 40 वर्षों से यहाँ पे रामलीला और रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। इस बार कोरोना महामारी के चलते हमने रावण दहन कार्यक्रम को स्थगित किया है और यहाँ पे हम मात्र सांकेतिक रूप में रामलीला कुछ लिमिटेड पात्रों के साथ कर रहे हैं। रावण दहन हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी अभी हमने यहाँ हवन किया है। हवन के माध्यम से ऐसा कोशिश किया है कि कोरोना महामारी हमेशा के लिए चली जाए और अभी हम रामलीला का मंचन करने के लिए तैयार हैं। आज हमारे बीच में कई महानुभाव हमारे शहर के उपस्थित हैं और हम इस वक्त रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते थिएटर काफी महीनों तक बंद रहे और ऐसे में लोगों को वेब सीरीज देखने की काफी आदत हो गई है। ऐसी ही एक वेब सीरीज के निर्माण का वडोदरा में शुभारंभ हुआ है। कोविड महामारी के बाद फिल्मों की रिलीज का प्लेटफॉर्म बदल गया है। अब थिएटर में फिल्मों के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज का चलन बढ़ गया है। ऐसी ही एक वेब सीरीज साजिश की शूटिंग की शुरुआत कलानगरी वडोदरा में हुई है। वेब सीरीज का मुहूर्त वाघोड़िया के विधायक मधु श्रीवास्तव के हाथों किया गया। ये वेब सीरीज मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है, जिसमें देव मिनारिया और प्रीति चेष्टा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जी, फिल्म का नाम है साजिश द कॉन्स्पिरेसी, जो मर्डर मिस्ट्री है। आज के टाइम में जो क्राइम चल रहा है, बच्चे जो क्राइम करते हैं और पॉलिटिशियन जो गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो उस बेस पे ये है। और इसके डायरेक्टर हमारे हीरालाल जी खत्री जो है। और आज दशहरा का इसका मुहूर्त बड़ौदा लक्ष्मी फिल्म सिटी में हो रहा है। और मैं देव मिनारिया मुंबई से हूँ और प्रॉपर राजस्थान से हूँ। जी, मैंने स्टार्टिंग में म्यूज़िक वीडियो किए थे, उसके बाद में टीवी सीरियल किया है मैंने लीड में, और इससे पहले 2 वेब सीरीज़ और कर चुका हूँ मैं। इसमें मेरा सीनियर इंस्पेक्टर का है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम को पूरा मैं हैंडल करता हूँ और पूरे केस को मैं सॉल्व करता हूँ। पुलिस का इसमें जो बच्चे आजकल जो क्राइम कर रहे हैं, तो उस क्राइम को रोकने के लिए हम कोर्ट में अपील करेंगे उसके लिए कि जो बच्चे आजकल क्राइम कर रहे हैं उसको हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। दर्शकों को हम लोग ख़ास तौर से बताना चाहेंगे कि ये फिल्म आजकल जो पॉलिटिशियन के ऊपर, पॉलिटिशियन से अत्याचार जो चल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। साजिश इसका नाम है, कॉन्स्पिरेसी, और ये एक वेब सीरीज़ है और बहुत ही एक्साइटमेंट है इसमें, आपको सस्पेंस मिलेगा। और जब मैंने इसके बारे में सुना और सर ने मुझे इसके बारे में नरेट किया, तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट आई करने के लिए, और मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। जो
समाज में पुलिस का एक किरदार है जो एक अहम अंग है हमारे समाज का, जिसके बलबूते पे हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं, उसके ऊपर है। और ये कैसे कठिनाइयों से निकल के किसी केस को सॉल्व करते हैं, उसी के ऊपर चैलेंजिंग है। और इसमें एक चीज़ और है जो आप लोग भी हमें बताएंगे, और हमें एज ए एक्टर तो इसमें काम करने का मौका मिल रहा है, बट इसमें और बहुत सारी जानकारी मिल रही है हमें भी कि अगर आपको कानून के दायरे में रह के भी आप ये सोचते हैं कि आप कोई क्राइम कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि कानून किसी को माफ़ नहीं करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी छोटा क्यों ना हो। और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो कर्नल SS पटनायक जी हैं, पटनायक जी हैं, और हमारे जो हीरा लाल जी है डायरेक्टर, और इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। सो मैं अपने आप को लकी महसूस कर रही हूँ। और स्पेशली थैंक्स देव मनारिया का, जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में साथ में जोड़ा। और आप सबकी हमें बेस्ट विशेस चाहिए, आप सबका हमें प्यार चाहिए, ताकि हम और अच्छा कर सके। गुजरात के अरवली जिला के मोड़ासा में शराब की बिक्री करने वाले बुटलेगरों द्वारा बेफाम रूप से महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। गुजरात के अरवली के मोड़ासा में शराब की बिक्री करने वाले बुटलेगरों द्वारा डुंगरी इलाके में पति को ढूंढने निकली महिला पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है। महिला का पति शराब के अड्डे पर शराब पीने आता था, जहां ढूंढने पहुंचने पर महिला की पिटाई की गई। इस मामले पीड़ित महिला ने न्याय की मांग की है। ઘેર કામ કરું છું અને હું છે તો હાંજે મારા આદમી ઘેર નહોતો તો પછી હું હોદવા નીકળી એટલે અડ્ડા પર મને ભેગો થયો। અડ્ડાવાળા આવીને મને પાછળથી લાકડીએ મારી છે। અને બીજી વાત એ કે મારા આદમી નહોતો મારતો ને એ મારી ગયો છે। આની તમે આ કારાવે રગડ કરો, બસ અમારી નમ્રતા છે, ઘર કામમાં કરીએ છીએ અમે। દારૂના અડ્ડા બંધ કરાવો। हमारी मारी मंत्री से आज मन मारी से काले बीजी बहरी मारे આવી મરદ ના સામે પડે, મરદ તે મરદ ગણાય, બહેરાન સામે પડી ગયો છે તો એને હું બધા મને ચટ્ટુની યાદ કરાય। તમે મારી આટલે ગમે તે હોય મારી આટલી ઇનકારે સાંભળીને બી મારા ઘર હોદી આવી જો। गुजरात के सौराष्ट्र के युवा क्रिकेटर अवी बारोट का सिर्फ 29 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन हुआ है। गुजरात के सौराष्ट्र के युवा क्रिकेटर अवी बारोट का बीती रात हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिससे राजकोट समेत पूरे सौराष्ट्र में शोक की लहर फैल गई है। अवी बारोट की उम्र सिर्फ 29 वर्ष की थी। वो अच्छे बैट्समैन और विकेट कीपर थे। रणजी ट्रॉफी में अवी ने 45 बॉल में 72 रन किए थे और इस वर्ष सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 53 बॉल में 122 रन बना डाले थे। अवी बारोट के निधन पर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से शोक व्यक्त करते हुए चेयरमैन जयदेव शाह ने अवी बारोट को श्रद्धांजलि दी है। गुजरात के राजकोट के धोराजी में मार्केटिंग यार्ड के चुनाव प्रस्तावित है, जिसके लिए माहौल अब गर्मा रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र में मार्केटिंग यार्ड के चुनाव काफी दिलचस्प तरीके से आयोजित होते हैं। राजकोट के धोराजी मार्केटिंग यार्ड के चुनाव 28 अक्टूबर को आयोजित किए गए हैं, जिसके लिए आज नामांकन दर्ज किए गए। 17 अक्टूबर को यानी कल इन नामांकनों की जांच होगी और 28 अक्टूबर को मतदान और 29 अक्टूबर को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। भाजपा प्रेरित पैनल ने इस मौके पर अपना नामांकन दर्ज करवाया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष जयेश रादड़िया भी ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડની ચૂંટણી માટે આજે અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોએ આજે ફોર્મ રજૂ કર્યા છે। ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડ વર્ષોથી અમે માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર નેતૃત્વ કર્યું છે અને આ ચૂંટણીની અંદર પણ મારા પ્રયત્નો છે કે ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડની ચૂંટણી બિનહરીફ થાય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નવું નેતૃત્વ આવશે અને જો કદાચ ચૂંટણી થાય તો પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની પેનલનો જવલંતામાં વિજય થવાનો છે। સહકારી ક્ષેત્રના માળખાની અંદર છેલ્લા 30 વર્ષથી હંમેશા ખેડૂતોનું નેતૃત્વ કર્યું છે, ખેડૂતોને એના પરિણામો આપ્યા છે અને જ્યાં સુધી આજે ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડ એની ચૂંટણીની વાત છે ત્યાં સુધી ધોરાજી તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારની સહકારી મંડળીના પ્રમુખો હોય, વ્યવસ્થાપક કમિટીના સભ્યો હોય કે જે નાની ગામડાની મંડળીએ સહકારીમાં ખેડૂતોનું નેતૃત્વ કરી રહી છે।
એમના સાથ સહકારથી આજે ધોરાજી એપીએમસીમાં આજે ફોર્મ અમે ભર્યા છે. રાજકોટ જિલ્લાની અંદર 6 જગ્યાએ એપીએમસીની ચૂંટણીઓ હતી. જામકંડોરણા એપીએમસીથી શરૂઆત થઈ. જામકંડોરણા માર્કેટિંગ યાર્ડ બિનહરીફ કર્યું. ત્યારબાદ ઉપલેટા માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર એક સીટ ઉપરની ચૂંટણી થઈ. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ, ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ અને છેલ્લે જેતપુર માર્કેટિંગ યાર્ડ અમે બિનહરીફ કરાવ્યું. એટલે અલગ અલગ આખા જિલ્લાના માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમારા ઉમેદવારોનો જ્વલંત વિજય થયો છે. એવી જ રીતે મને આશા છે કે ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પણ માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર ચૂંટણી અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની અમારી જે આજે પેનલ મૂકેલી છે 10 ખેડૂત વિભાગની અને 4 વેપારી 14 સીટો ભારતીય जनता पार्टी उम्मीदवारों जीतीने आवशे एवो मने विश्वास। गुजरात के राजकोट में नवरात्र के आखिरी दिन प्राचीन और अर्वाचीन गरबा की संस्कृति को मिलाकर कई अद्भुत प्रस्तुतियां दी गई। गुजरात के राजकोट के जेतपुर में नवरात्रि के आखिरी दिन गरबा में प्राचीन संस्कृति को जीवंत किया गया। इस दौरान डाकला रास, तलवार रास, मणियारों जैसे गरबा आकर्षण का केंद्र बने। जेतपुर के बाववाला परा इलाके में आद्य शक्ति मंडल की बच्चियों द्वारा तरह तरह के रास खेलकर माताजी की आराधना की जा रही है। नवरात्रि के आखिरी दिन बच्चियों ने भुआ रास और मशाल रास प्रस्तुत किया, वहीं युवकों ने मणियार रास की प्रस्तुति दी। इन प्राचीन गरबा ने भारतीय संस्कृति को फिर एक बार जीवंत किया। છેલ્લા 2 વર્ષથી આ ગરબીમાં રહું છું અને આવતા વર્ષે કોરોનાના કારણે ગરબી થયેલ નહોતી અને આ વખતે અમને ખૂબ આનંદ આવે છે। માતાજીના રાસ લેવાય છે, પ્રાચીન રાસ લેવાય, દાંતેડાનો અને આજ મસાલ રાસ છે। અહીંયા છેલ્લા 15 વર્ષથી આ ગરબી રમાય છે અને છેલ્લે દિવસે એટલે કે નોરતાના આખરી પૂનમ દિવસે અમે બધા છોકરા છોકરીઓને કિસાન વિકાસ પત્રને ભેટ સ્વરૂપે આપીએ છીએ। અહીંયા ટોટલ બધો પ્રાચીન गरबा ज रमाय। गुजरात के जेतपुर के सरदारपुर गांव में पिछले कई वक्त से चेक डैम से पानी का रिसाव हो रहा है, जिस पर सरकारी सहायता नहीं मिलने से ग्रामजनों ने खुद ही चेक डैम की मरम्मत शुरू कर दी है। गुजरात के जेतपुर तालुका के सरदारपुर में पिछले कई वक्त से चेक डैम के मरम्मत की मांग की जा रही थी, लेकिन अब किसानों ने सरकार की सहायता की राह देखे बिना चेक डैम की मरम्मत खुद ही ग्रामजनों के साथ मिलकर शुरू कर दी है। इस कार्य में होने वाला खर्च ग्रामीण और किसान खुद करेंगे। किसानों ने इस कार्य के लिए श्रमदान करने की शुरुआत भी कर दी है, ताकि डैम के पानी को बर्बाद होने से रोका जा सके। बधाय खेडूत मळी अने आज आ तळावनो पारो तूटी गयो छे, ए जेसीबी ने ट्रेक्टर અને ગામ ખેડૂતોને ગામના માણસો બધા પૈસા ફાળો આપી અને તળાવનો જે પાડો છે એ હમો કરાવી છે અને આ પાડો હમો થતાં અમારે આ જે પાણી વહ્યું જાય છે, અત્યારે હવાણાનું પાણી આવે છે એટલે અત્યારે કરવામાં અમને લાભ છે, પછી કદાચ 10 દિવસ પછી કરી તો કાંઈ પાણી હોય નહીં અને કાંઈ પાણી ભરાય નહીં। આ પંચાયતો કરી છે, કોઈ આગેવાન માણસો છે ને આ જોવા જ નથી આવ્યું કે આ પારો તૂટી ગયો છે તો હાલો આપણે કરી। અને 10 વર્ષથી આ તળાવ 13 થી 14 વર્ષ પહેલા બંધાણું છે, હજી સુધીમાં ગ્રામ પંચાયત 10 વર્ષ થયા છે ને એક પણ સરદારપુરનું તળાવ ઊંડું ઉતારવામાં રસ નથી। એને જે ગામનું મુખ્ય તળાવ છે કે જે પાણીના તરને ઊંચું લઈ આવવા માટે અને ખેતીને ઉપયોગી થાય અને કૂવામાં 2 મહિના 3 મહિના સુધીનો વધારો જે લાભ મળે એવું જે તળાવ છે એનો પારો તૂટી ગયો છે, જેની અમે પંચાયતને રજૂઆત કરી કે આ નુકસાન થયું છે તો પંચાયતે અમને એના પ્રમાણમાં એના લેવલે 8-10 ફેરા મદદ કરવાનો અમને બાંયધરી આપી છે। પરંતુ આ જે ગાબડાની અંદર ઓછામાં ઓછા 125 થી 150 ફેરા ટ્રેક્ટરના નાખવા પડે એવી સ્થિતિ છે। તો અમે સરકારમાં રજૂઆત કરીને દરખાસ્ત થાય ને મંજૂરી થાય ને એવું અમે કરવા જઈએ તો એવું અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય પણ રાજ્ય સરકારે કોઈ પણ જગ્યાએ રિપેરિંગ કરવામાં ધ્યાનમાં આવ્યું નથી। એથી અમને હવે વિશ્વાસ ઉઠી ગયો કે રાજ્ય સરકાર ખેડૂતોના નામે ફક્ત વાતો અને તાઇફાઓ જ કરે છે, મસ્ત મોટા ટેક્સો જ ઉઘરાવે છે દવા બિયારણ ખાતરમાંથી, પરંતુ ખેડૂતો માટે જો કઈ એની જે પ્રોપર કામગીરી કરતી નથી તો આપણે રાહ જોવી નથી અને આપણે આપણા ફંડ ફાળા ઊભા કરી અને આપણે જાતે જ આ બધી આખી આ કામગીરી કરી અને આપણું આ ગાબડું બૂરી અને પાણી જે હતી થોડી ઘણી આવક ચાલુ છે એને પાછું સ્ટોરેજ કરી અને આપણા તરને ઊંચો લેવા માટે આ તળાવ ફરીથી જીવંત કરીએ, આવી અત્યારે અમે કામગીરી કરી રહ્યા છીએ।
विजयादशमी के दिन भगवान राम ने रावण नामक असुर का नाश किया था और इस दिवस को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गुजरात के कोडीनार में इस मौके पर एक शोभा यात्रा का आयोजन कर रावण दहन किया गया। गुजरात के गिर सोमनाथ के कोडीनार में सालों से विजयादशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में जंगलेश्वर मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान रामचंद्र जी की भव्य सवारी निकली। इस सवारी में भगवान राम के साथ साथ सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान भी शामिल रहे। ये शोभा यात्रा लोगों में आकर्षण का खासा केंद्र बनी। शाम 7 बजे यहां 45 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन भी किया गया। इस दौरान आतिशबाजी ने माहौल में रंग भर दिया। इस मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखने मिला। आ कार्यक्रम समग्र समाजने साथे राखीने करवामां आवेलो कार्यक्रम छे अने समग्र समाज माटे आ एक प्रेरणारूप कार्यक्रम छे। रावण दहन थाय छे अने भव्य शोभायात्रा निकळे छे। सर्वे समाजने साथे राखवानी भावना साथे અમે આ કાર્યક્રમ ઉજવીએ છીએ। જંગલેશ્વર મંદિરેથી આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવે છે અને આ કાર્યક્રમની અંદર 15 પ્લોટ અત્યારે જોડાયેલા છે અને આ પ્લોટ ગામની અંદર રામની શોભાયાત્રા પસાર થઈ અને જંગલેશ્વરથી શરૂ થઈ અને નદી અંબુજા સરોવરનું મેદાન છે નદીના પટમાં, ત્યાં આપણે એની પૂર્ણાહુતિ થાય છે। ત્યાં 6:45 વાગે આપણે પહોંચીએ છીએ અને ત્યાં રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ 7 અને 10 મિનિટ આપણે શરૂ કરીએ છીએ। આતશબાજીનો ભવ્ય કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે અને આમ કહેવાય છે કે આપણા સૌરાષ્ટ્રની અંદર મોટામાં મોટો રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ જો થતો હોય તો આપણે કોડીનારમાં થાય છે અને ખૂબ શાંતિપ્રિય રીતે દરેક લોકોના सहयोगથી सारी રીતે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। नवरात्रि के 9 दिनों तक की माताजी की आराधना गरबा खेलकर खूब की गई, लेकिन दशहरा के दिन भी गुजरात में जगह जगह गरबा आयोजन जारी रहे और गरबा प्रेमियों ने आखिरी दिन झूमकर नाचने का आनंद लिया। 9 दिनों की नवरात्रि के बाद गुजरात में दशहरे के दिन भी गरबा की धूम देखने मिली। बड़ोदरा निकट नंदेसरी इलाके में दशहरे के पर्व पर हरसिद्धि माताजी के मंदिर में 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नमामि गंगे संयोजक इंद्रजीत सिंह द्वारा माताजी की आरती और दर्शन का लाभ लिया गया। आरती के बाद डीजे के ताल पर खिलैयाओं ने गरबा की रंगत भी जमाई। वडोदरा के मांजलपुर में कंचन भगत गार्डन निकट स्वस्तिक रेसिडेंसी है, जहां 9 दिनों तक शेरी गरबा महोत्सव आयोजित किया गया। दशहरे के दिन गरबा महोत्सव में भगवान राम, रावण और रामायण के अन्य किरदारों की वेशभूषा में सज्ज लोगों ने गरबा खेलने का आनंद लिया। वडोदरा निकट के करजण गांव में भी नवरात्रि के दौरान गरबा महोत्सव पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां आयोजित शेरी गरबा महोत्सव में 9 दिनों तक छंछुआ के लोगों ने गरबा खेलने का आनंद लेते हुए मां अम्बे की आराधना की। पारंपरिक वस्त्रों में सज्ज गरबा प्रेमियों ने गरबा खेलने का खूब आनंद छंछुआ में उठाया। मोरलिया चितरावो ए मारुडा आ भलिया रे
गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर दसाड़ा के विधायक ने लखतर एपीएमसी यार्ड पहुंचकर वहां किसानों और व्यापारियों को आ रही दिक्कतों का जायजा लिया। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर दसाड़ा के विधायक नौशाद सोलंकी एपीएमसी में जारी कपास की नीलामी में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों और व्यापारियों से बातचीत कर उनको आ रही दिक्कतों की जानकारी भी ली। આજે લખતર ખાતે લખતર માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર મુલાકાત લીધી અને લખતર માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર લખતર માર્કેટિંગ યાર્ડ ચેરમેન આદરણીય હેતુભા સાથે ખેડૂતોની મુલાકાત કરી વેપારીઓ આજે અહીં કપાસની હરાજીમાં ડાયરેક્ટ વેપારીઓ સાથે સીધો સંપર્ક કરી અને ખેડૂતો કપાસની હરાજી કરે છે અને એને પોષણક્ષમ ભાવ મળે એના માટે માર્કેટિંગ યાર્ડ પણ સતત ખૂબ પ્રયાસ કરી રહ્યું છે। માર્કેટિંગ યાર્ડની કામગીરીને હું આજે સરાહના કરું છું। જે પ્રકારે ખેડૂતોની વહારે આવી અને ખેડૂતોને મદદ કરી રહ્યા છે આ એક ઉમદા કાર્ય છે। આવનાર સમયની અંદર જે પ્રકારે હાલ ખેડૂતોને અતિવૃષ્ટિના કારણે ખૂબ નુકસાન થયું છે, એનો પાક લગભગ નિષ્ફળ થયો છે, જે કાંઈ એને થોડો ઘણો પાક મળ્યો છે એ પાકના એને પૂરા ભાવ મળે અને ખેડૂતોના જીવમાં જીવ આવે એ જ જોવાની આપણા સૌની પ્રથમ દ્રષ્ટિ છે। હું આશા રાખું છું કે જે પ્રકારે અત્યારે હાલ માર્કેટિંગ યાર્ડ કામ કરી રહ્યું છે ઉત્તરોત્તર આ જ પ્રકારે કામ કરે અને ખેડૂતોની સેવા કરશે એ દૃઢ નિર્ધાર છે। ફરીથી હું માર્કેટિંગ યાર્ડના તમામ સંચાલકો અને એમના ચેરમેનશ્રીને અભિનંદન પણ પાઠવું છું। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस द्वारा दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा हर वर्ष की तरह आयोजित की गई और पुलिस महकमे के शस्त्रों को पूजा कर कामना की गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में विजयादशमी के मौके पर पुलिस लाइन में कलेक्टर, एसपी समेत के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शस्त्र पूजन कर हर्ष फायर किया गया। मंदसौर पुलिस लाइन पर कलेक्टर गौतम सिंह और एसपी सुनील कुमार पांडे ने शस्त्र पूजा के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान आयोजित यज्ञ में आहुतियां देकर लोक कल्याण की मंगल कामना की गई। परंपरा के अनुसार शस्त्रों की पूजा कर विजयादशमी का पर्व मनाया गया। सबको शुभकामनाएं। और आज आपने देखा कि हमने शस्त्र पूजन किया है। ये प्रतीकात्मक रूप से हमने जो बुराइयां हैं या जो राक्षस है उसका वध कर दिया है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो अगला एक वर्ष है उसमें हमें इस शस्त्र के उपयोग की ज़रूरत ना पड़े और अमन चैन शांति बना रहे, सब लोग बहुत खुश रहें और माहौल अच्छा रहे। बस यही मेरी शुभकामनाएं। पुलिस का भी बेसिक काम यही है कि समाज से सारी बुराइयां ख़त्म हों, अच्छाइयों की स्थापना हो, अच्छे लोग सुख शांति से रहें। तो हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से पूजा करके ईश्वर से प्रार्थना की है कि पूरे देश में, हमारे समाज में सुख शांति बनी रहे, अच्छाइयाँ हमेशा जीतती रहें और बुराइयां खत्म होती रहे। पश्चिम बंगाल में 9 दिनों तक भक्ति भाव से दुर्गा पूजा करने के बाद 10वीं की शाम को श्रद्धा के साथ दुर्गा देवी को विदाई दी गई। पश्चिम बंगाल के मालदा के पहाड़पुर में महानंदा घाट है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने लालटेन की रोशनी में देवी दुर्गा को विदाई दी। 350 साल पुरानी इस परंपरा को कायम रखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने लालटेन जलाकर उन्हें विदा किया। कहा जाता है कि चंचल के राजा रामचंद्र राय बहादुर ने करीब 350 साल पहले इस पूजा की शुरुआत की थी। इस परंपरा को आज भी कायम रखा गया है। लालटेन के बजाय डिजिटल युग में मोबाइल की फ्लैश या चार्जर लाइट जलाकर भी श्रद्धा के साथ दुर्गा देवी की आराधना की जाती है। এটা প্রতি বছরের নেই, সেই গোধূলি লগ্নে আমাদের এখানে বিসর্জন করা হয়। এখানে প্রচুর আশেপাশের গ্রামের এবং বিভিন্ন জায়গাকার প্রায় 1000, 1200, 1300 এরকম লোক এরকম এখানে জমায়েত হয় এবং প্রথা অনুযায়ী এখানে সন্ধ্যার আগে গোধূলি লগ্নে আমাদের পুজোটা শেষ হয়। হ্যাঁ, প্রায় ওই ধরনেরই। এখন তো সব ওই মোবাইলের যুগ হয়ে গেছে, এখন আর লণ্ঠন কিনতেই পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, সেই হিসাবে মানে ওনারাও কেউ ব্যবহার করেন না, ইলেকট্রিফিকেশনের ব্যাপারটা চলে এসছে। আমাদের সেই প্রথা আমরা খুঁজে পাইনি এখনো, তবে শুনেছি এটা আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং আমাদের যে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যে একটা সম্প্রীতি মনোভাব, তার জন্যই একটা আমাদের সেই কি দিয়ে ওরা আপ্যায়ন করবে तो সেটাকেই और লণ্ঠনটা দেখিয়ে ওরা আপ্যায়ন করতো। गुजरात के राजकोट शहर में दोस्तों द्वारा ही दोस्त का अपहरण कर 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजकोट के रैयाधार इंदिरा नगर में रहते राहुल बोरिया का अपहरण किया गया था और परिवार को 1.5 लाख रुपए तैयार रखने को कहा गया था, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। पर इस मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए फौरन मामले का पर्दाफाश कर दिया और 2 दोस्तों द्वारा ही युवक का अपहरण करने की जानकारी उजागर की।
दीपू ने अजय मेहता। दीपू અને अजय मेहता। અજય हाँ અહીંયા રહે છે તમારા વિસ્તાર? हाँ बोलो अजय मेहता ये बाजू हम पास करते हैं शीतल पास। કેવો વાણિયા છે બ્રાહ્મણ? ब्राह्मण। તારા મિત્ર થાય શું છે? हाँ મિત્ર જ છે. દીપુ કેવા છે? દીપુ लुआ શું કામ લઈ ગયા છે? કોને ખબર એમને સાહેબ પૈસા માંગો। ગઈકાલે રાત્રે 2 વાગે કંટ્રોલમાંથી યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનના જે નાઇટ માતા પીઆઈ શ્રી ચાવડા અને એમની ડી સ્ટાફ પીએસઆઈ અને એમની ટીમ એમને વિગત મળી કે એક આરોપીનું અપહરણ, એક વિક્ટીમનું અપહરણ થયું છે। 4-5 છોકરાઓ એક અલ્ટો ગાડીમાં અપહરણ કરી ગયા છે અને એમને ખંડણી માટે 1.5 લાખ રૂપિયાની ખંડણી માટે એના પિતાને ફોન આવ્યો છે। આખી વિગતો જાણ્યા પછી એમને તાત્કાલિક અલગ અલગ ટીમો બનાવી સમગ્ર શહેરમાં જ્યાં જ્યાં આરોપીના ઘરે એક ટીમ મૂકી દીધી। એ સિવાય સતત ટેકનિકલી એનાલિસિસ એ લોકોનું ચાલુ હતું, લોકેશન કાઢતા હતા અને જ્યાં જ્યાં એમને ડાઉટફુલ લાગ્યો ત્યાં ત્યાં એમણે ટીમો રાખી અને 3 સ્ટેજમાં એક ટ્રેપ ગોઠવી। સૌથી પહેલાં ટ્રેપ ગોઠવીને આરોપીએ જે પૈસાની માગણી કરી હતી માતા પિતાને એ પૈસા આપી અને એમને ઊભા રાખ્યા। ત્યાર પછી પૈસા લેવા આવનાર વ્યક્તિ આખો અલગ સેલ હતો, એમને આરોપીના વેરાબાઉટ્સ વિશે બહુ ઓછી ખબર હતી એટલે એ આરોપીને મેળવવા માટે એક અલગ ટીમ અને એના માટે અલગ મહેનત ચાલુ કરી। એ લોકો જ્યારે મળ્યા મુખ્ય આરોપીઓ જેમાં અજય મહેતા અને બીજા એની સાથેના બીજા 3 આરોપીઓ મળ્યા ત્યારે એમાંથી એક આરોપીએ ભાગવાનો પ્રયત્ન કર્યો એટલે લગભગ 4 કિલોમીટરનું ચેઝ કરી રાજકોટ સિટીમાં જ અને એને રાત્રે 3-3:30ની આસપાસ એ આરોપીને પણ પકડી લીધો જે પોતાની અલ્ટો ગાડી લઈને ભાગ્યો હતો। આરોપીઓએ વિક્ટીમને છરીથી ઇન્જરી કરેલી જ્યારે ડિમાન્ડ કરી એની પહેલાં જ અને એ ઇન્જરીને કારણે એને ઘણું એવું બ્લીડિંગ થઈ ગયું હતું। આરોપીને છોડાવ્યા બાદ એમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલે રાત્રે દાખલ કરેલા છે। અત્યારે આરોપી વિક્ટીમ હોસ્પિટલમાં છે અને આ આખા કેસમાં 6 આરોપી તાત્કાલિક પોલીસે પકડીને ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે। સીપી સાહેબે એમને आखिर टीम जो यूनिवर्सिटी की टीम है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक गांव में दशहरा के दिन राम और रावण की सेना के बीच युद्ध कराए जाने की अनोखी परंपरा है। मध्य प्रदेश के गांव धमनार में सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। दशहरे के दिन यहां राम और रावण की सेना के बीच जमकर मुकाबला होता है। इस मुकाबले में विजेता सिर्फ वही बनता है जो सबसे बचते हुए रावण की नाक पर मुक्का मार सके। यहाँ पर रावण की कई फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है और हर साल दशहरे पर एक विशेष प्रतियोगिता के लिए गांव के युवा 2 टीमों में बंट जाते हैं। उनमें से एक बनती है राम की सेना और दूसरी रावण की। ये दोनों सेनाएं आपस में मुकाबला करते हुए रावण की प्रतिमा पर चढ़कर उसकी नाक पर मुक्का मारने का प्रयास करती है। गांव धमनार में जो प्रतिमा बनी हुई है उस पर ना तो जलाया जाता है और ना उसको कुछ और किया जाए, उसको नाक पे मुक्का मार के उसको अपमानित किया जाता है। और राम की सेना और रावण की सेना का युद्ध होता है जिसमें रावण की सेना राम की सेना को रोकती है और काफ़ी मशक्क़त के बाद चढ़ने का मौका मिलता है। कम से कम 40 मिनट का मशक्क़त के बाद चढ़ने का प्रयास हुआ और कुछ दोस्तों के सहारे ऊपर चढ़ने का प्रयास हुआ, उसके हाथ से चढ़ाई करके और उसके बाद नाक पे मुक्का मार के उसका अपमानित करते हैं। ये हमारे गांव में धमनार में बहुत पुरानी प्रथा आ रही है आदिकाल से, मतलब हर साल ऐसे ही कार्यक्रम होता है यहाँ पे। इस साल तो कोरोना की वजह से कुछ मेले का आयोजन नहीं हो पाया। बाकी जो बाबूजी वाला कार्यक्रम है, ये रावण दहन का कार्यक्रम ये अच्छी तरह होता है, हर साल होता है। ये पूरे गाँव सहयोग से होता है, सभी समाज लोग इसमें भाग लेते हैं और शांतिपूर्ण कार्यक्रम होता है। एक तरह से देखा जाए कि ये असत्य पर सत्य विजय होने के बाद में जो विजय होती है सत्य की, उसके उपलक्ष्य में उसका प्रतीक रूप में रावण पे मुक्का मारा जाता है। हाँ, प्रतिवर्ष अनुसार ग्राम पंचायत और गाँव के सहयोग से ये दशहरा ही एक मेन पर्व है। यहाँ पर बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है और यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा गांव में साफ़ सफाई कराई जाती है, उनको पुरस्कार वितरण किया जाता है। पर कुछ अभी कोरोना की वजह से 2 साल से इसमें रुकावट आ रही, तो इसमें क्या है कि बावजी का कार्यक्रम और रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है, बाकी मेले का और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है। यहाँ पुरानी परंपरा है कि यहाँ पे तोपले फेंके जाते हैं और राम रावण की सेना तैयार होती है और एक दूसरे को खींचते हैं और जो ऊपर चढ़ जाता है और रावण के नाक पे मुक्का मारता है वो विजय होता है, रावण मारता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क निर्माण कार्य को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चांदपुर में सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई गई। इस मामले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए मामले का विरोध किया। धरना प्रदर्शन कर रहे 60 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी चांदपुर में सड़क निर्माण पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया था। गुजरात के राजकोट में शस्त्र पूजा के दौरान तलवारबाजी के अनोखे करतब देखने मिले, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। गुजरात के राजकोट के जेतपुर में राजपूताना क्षात्रवट ग्रुप और समस्त राजपूत समाज द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजपूत समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शस्त्रों का पूजन किया गया। वहीं युवकों ने तलवारबाजी के दांव भी दिखाए। गुजरात एक पारंपरिक और सांस्कृतिक राज्य है और यहाँ तरह तरह की संस्कृति देखने मिलती है। 9 दिन तक नवरात्र में माता जी की आराधना के लिए गुजरात के कई हिस्सों में जवारा की स्थापना भी की जाती है। नवरात्रि के दौरान गुजरात के कई हिस्सों में जवारा की पूजा होती है और आद्य शक्ति की 9 दिनों की आराधना के बाद 10वें दिन जवारा को भक्तिभाव से विसर्जित भी किया जाता है। वडोदरा निकट के शिनौर के मालसर में भाविक भक्तों ने जवारा का पवित्र नर्मदा नदी में हर्षोल्लास के साथ विसर्जन किया। इस मौके पर जवारा के साथ एक शोभा यात्रा भी निकाली गई और जवारा का विसर्जन करते हुए भक्तों ने मंगल कामना की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के मगरवाड़ा सब विद्युत स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से अफरा तफरी देखी गई। आग की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थी, जिसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप देखने मिला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के मगरवाड़ा विद्युत सब स्टेशन में आग लगने की घटना सामने आई है। अचानक आग लग जाने से ट्रांसफार्मर धू कर जल उठा। इस ट्रांसफार्मर से कई दिनों से तेल रिसने के कारण शॉर्ट सर्किट हो ही रहा था। उसके बाद भी यहाँ लापरवाही बरती गई और उसी की वजह से आग लग गई। घटना की जानकारी दमकल विभाग को भी दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के चलते इंडस्ट्रियल एरिया की बिजली आपूर्ति भी ठप हुई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के कई गांवों में अवैध रूप से शराब बनाए जाने की जानकारी के आधार पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीघापुर में आबकारी विभाग और बिहार पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए नदी किनारे छापेमारी की गई। यहां अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने की भट्टियां चल रही थी। इन भट्टियों पर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के आदेश अनुसार जिला आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया, जिसमें नमाखेड़ा और केदारखेड़ा में नदी और जंगल किनारों पर छापेमारी करते हुए 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 5 शराब की भट्टियां भी नष्ट की गई। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है। हे ईश्वर, कुछ ऐसा कर कि रात के अंधेरे में कोई अकेला रोए नहीं। हे ईश्वर, कुछ ऐसा कर कि कोई भूखा सोए नहीं। ये दुआ लगभग हर रोज़ हर व्यक्ति करता होगा, मगर दुआ के साथ कोई खिलाने की कोशिश कर रहा है तो वो है वडोदरा शहर की नर्मदा बा। रोज़ाना सुबह 5 बजे से उठकर उन लोगों के लिए नर्मदा बा खाना बनाती हैं। करीब 30 साल से ये राम भरोसे अन्न क्षेत्र चलाती हैं। आज वर्ल्ड फूड डे है। हमारे जहन में हमेशा एक सोच रहती है कि कोई भूखा ना सोए, कोई परेशान ना हो। ये सिर्फ सोच रह जाती है, मगर नर्मदा बा इस सोच को
आगे बढ़ाती हैं, उस पर काम करती हैं। तो चलिए मेरे साथ नर्मदा बा की कहानी जानने के लिए। नर्मदा बा के साथ में उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और ये पूरा परिवार सुबह से ये अन्न क्षेत्र की सेवा में काम करता है। બા કેટલા વર્ષોથી આ કામ કરો છો, અન્ન ક્ષેત્ર ચલાવો છો? 35 વર્ષથી અખંડ ચાલે છે ને કાકાને અમે ચાલુ કર્યો તો થોડું કોઈ ડાકો જાય તો મને દૂધ પીવડાય કે ભાઈ એ બધું રસ્તામાં રોડ વચ્ચે બધું લઈને અમે ડોટો કરતા હતા. ડોટો કરતા હતા એટલે ભાગતા હતા, ચાલતા હતા એમની સાથે. બા આવો વિચાર કેવી રીતે આવ્યો કે આવું કંઈક શરૂ કરવું છે, લોકોને મદદ કરવી છે? ઘરવાળા છે ને માસ્તર હતા એટલે એ ખૂબ ભક્તિવાળા હતા. તે એમને થોડું કરીને મારા આવી ગયું. ધીમે ધીમે તે કરી અને આ રામ બોરસેનું પછી જતા રહ્યા. એ ગયા તો પછી મારે તો એ થયું એટલે એ બીજે દાડે પણ મેં આ બધું ચાલુ જ રાખ્યું છે અને રામ બોરસેનું ચાલુ રાખ્યું છે. એમણે કહ્યું કે એ ગયા એટલે એમના પતિ જ્યારે એમનો આ દુનિયા છોડીને ગયા અને અંતિમ સંસ્કારનો સમય જ્યારે હતો એના પહેલાં પણ આ રામ ભરોસે અન્ન ક્ષેત્રનું કામ ચાલુ જ રહ્યું હતું. લોકોને જમવા પહોંચાડ્યું અને પછી અંતિમ સંસ્કાર એમના થયા હતા. બધાને પૂછ્યું કે તને દવા લાવવાની છે, ચાલ લાય દવા લાવીને. જે એને ચંપલ ના હોય ગામડામાં કન કોઈ મેઘા કોઈ રાઘુપરા પાતળિયાની ઓરા ગોમડી સમસપુરા ધનિયાવી મેઘા કોઈ બધા જ ગામડાની અંદર મહિનામાં એ કામ કરવાનું. તે પાછા પૈસા લઈ જવાના કે ત્યાંના લોકોને તમે મદદ કરો છો, આપો છો બધું. એ લોકોને જે જરૂર હોય તો પછી સ્કૂલો હોય તો સ્કૂલોમાં નોટો છે, પેન્સિલો છે, બધું આપી દઈએ. અનાજ પણ પહોંચાડો? ઘઉંની સિઝન હોય તો હું ઘઉં આપી દઉં એમને. ચોખાની સિઝન હોય તો ચોખા આપી દીધું. મને બહુ જ ગમે આવું આ સેવા કરવા. કોઈ દિવસ મને તાવ નથી આવ્યો, કશું નથી આવ્યું. બસ સેવા કરું. यहाँ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कोई भावना नहीं है कि मैंने ये किया और एक फ़ोटो क्लिक किया और सोशल मीडिया पर रख दिया कि मैं सेवा करता हूँ या सेवा करती हूँ. 30 सालों से जब ये अन्न क्षेत्र चल रहा है तब कोई सोशल मीडिया नहीं था और ना ही ऐसे प्रचार प्रसार होता था कि हमें कुछ चाहिए. यहाँ लोग पहुँचाते रहते हैं अपने तरीके से जो उनको सहाय करनी है और नर्मदा बा लोगों तक पहुँचाती रहती हैं बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी उम्मीद के. बस यही वजह है कि ये अन्न क्षेत्र बिना रुके चल रहा है. કેટલા વર્ષના છો તમે? મને 75 વર્ષ. 85 वर्ष. उम्र याद नहीं है और रखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि काम करना है. 85 વર્ષના છો? થાક નથી લાગતો? ના મને કોઈ થાકે નહીં. બપોરે હોવાનું નહીં કે આ નહીં આ કંઈ નહીં. ફક્ત રામ ભરોસેનું આજે અત્યારે આ કરું, આજે આ કરું, આજે આ કરું, આજે આ ગામડામાં જવાનું છે, ગામડામાં જવાનું એટલે એ લોકો માટે શું લઈ જવાનું છે બધું તૈયાર કરું. પછી ટેમ્પામાં 4 વાગે નીકળી જઈએ. કેટલા વાગે ઉઠો છો સવારે? 4 વાગે ઉઠી જાઉં છું. 4 વાગે ઉઠી જાઓ છો, બપોરે સૂતા નથી તો થાક નથી લાગતો? ના જેને આપણે તો ઓટો મારવા આવ્યા છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ ઓટો મારીને જતું રહેવાનું છે. वो ऐसा कहती है कि मैं इस धरती पर सिर्फ एक चक्कर लगाने आई हूँ और इस चक्कर में मैं जो करना चाहती हूँ वो करूँगी. इसीलिए वो गुजराती में बोल रही है आंटो मारवा આવી છું, है ना. आप समझ रहे होंगे कि वो सिर्फ यहाँ देने आई है. उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देना है उनका मकसद. पृथ्वी पर आकर सिर्फ सेवा करना है. લોકો કેવા હોય છે? આખું સયાજી હોસ્પિટલમાં તો દવાખાનાવાળા બધા જ આવે અને પછી ધીમે રહીને કે બા મને આટલું મારે આટલું જોવો છે, બા મારે આટલું જોવો છે કે મારો છોકરો મોદો છે એને દવા લખ્યાલી છે પણ પૈસા નથી. તું ચિંતા ન, તું ત્યાં ઊભો રહે, બધું જ તારું હું કરી નાખું. દેખાડો કરવા અને કે એવું કશું નથી. ક્યારે કોઈ તકલીફ ના આવી? આટલા વર્ષોથી કરી રહ્યા છો, કોઈ તકલીફ?
અને મારા કેવડાનંદ બાબા એટલે બાબાનું બધું આપણા માથા પર જરીક સરસ રીતે ચાલે. કયા કયા એરિયામાં જાઓ છો વડોદરાના? વડોદરામાં તો બધા પાંચ એરિયામાં અમે જઈએ છીએ. ઠેઠ લગીને માંડવી લગીને અમે જઈએ છીએ. પહેલા શરૂઆત ક્યાંથી કરો? અહીંયા કાશી વિશ્વનાથ મંદિરથી શરૂઆત કરીએ અમે. ત્યાં બધી હાલતા 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 કોઈ રસ્તામાં 4 જણ જતા હોય ને ફાટલો તૂટલો હોય તો ટેમ્પો ઊભો રાખીને પણ એને જમાડીને પછી પાછું નીકળીએ. ज़रूरतमंदों के साथ नर्मदाबा खड़ी हैं. कहीं रास्ते में मिल जाए, वडोदरा शहर में आप घूम रहे हैं कहीं और रास्ते में मिल जाए तो भले आपको ज़रूरत कुछ नहीं है मगर उनके साथ 5 मिनट बात कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. नर्मदाबा का बेटा हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है इस अन्न क्षेत्र की सेवा में. ये जब शुरू हुआ, आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र 30 इयर्स की थी जी. जिस वक्त मेरे पापा और मम्मी ने ये अन्न नक्षत्र चालू हुआ. मेरे फादर भजनीक थे. उन्होंने लगभग 7 या 8 भजन की पुस्तकें बाहर की थी. बहुत सालों से वो हम लोग जब छोटे थे तब से हम देखते आए वो साधु संतों की सेवा में ही मस्त रहते थे. और हम भाइयों ने अपना कारोबार संभाला तो उन्होंने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि संसार में कुछ देके जाए. तो पापा मम्मी ने ये अन्न नक्षत्र चालू किया. उस वक्त मुझे याद है तब तक 15-20 आदमी का खाना वो स्कूटर पे बना के लेके जाते थे और बांट के आ जाते थे. और धीरे 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 करके ये छोटा सा बीज एक वृक्ष बन के हो गया और ये तभी से ये अन्न नक्षत्र चालू है. हम 3 भाई हैं. सब लोग बा को कोई तकलीफ़ नहीं होने देते. बा के साथ उनके कार्यकर्ता भी है जो उनके सपोर्ट में रहते हैं. जिस इलाके में आप हैं यहाँ कभी कभी दंगे फसाद होते थे, परेशानियाँ होती थी, तब पूरे इलाके को बंद कर दिया जाता था, कर्फ्यू भी होता था. तो ऐसे टाइम में कैसे चालू रखते थे ये अन्न सेवा? 2002 में भी बहुत बड़े दंगे हुए. लगभग 3 महीने तक लगभग बड़ौदा कर्फ्यू में था और यहाँ बाहर गोलीबारी भी हो रही थी. ऐसे में ही इसे टाइम में भी बाने पूरा अन्न नक्षत्र चालू रखा और लगभग उस टाइम सुबह और शाम 2 टाइम 700 आदमी को बा खाना खिलाती थी. उस टाइम जनरली पहले हम सुबह ही खाना खिलाते थे. अपन ऐसी कपरित अवस्था में बा सुबह और शाम 2 टाइम टेम्पो निकल के जाती थी और कमिश्नर से स्पेशल उनको परमिशन दिया था कैसे एरिया में जाने के लिए. कोरोना काल आया तो कोरोना काल में भी बा ने ये अन्न नक्षत्र चालू रखा और रोज़ लगभग 18 जगह वो ये टेम्पो लेके घूमती थी और लगभग सब लोगों को खाना खिलाती थी. यानी अगर आप कुछ करना चाहें तो कभी कोई रुकावट नहीं आती है. रोज़ाना इतना सारा खाना बनता है, किस तरह ये सब चलता है? जब शुरू हुआ था तो ऐसा कुछ नाम नक्की नहीं किया था. ऐसे ही फिर जैसे जैसे हो गया तो कि भाई राम के भरोसे चलना है तो ऐसे ही ये उसका नाम फिर धीरे धीरे करके राम भरोसे हो गया. और आज भी हम राम के ही भरोसे हैं और बा को मन में इच्छा होती है कि आज मेरे भंडार ख़त्म हो गए हैं. परमात्मा का आशीर्वाद है. कहीं न कहीं से जो सेवा करने वाले लोग देखते हैं, रोड पे जाते हैं वो देखते हैं तो लोगों को इच्छा होती रहती है तो ये सब चालू हो जाता है. पहले 10-20 आदमी का खाना बनता था, अभी 300 आदमी का खाना बनता है. 7-8-10 गांव है जहाँ जाके बा पूरा टेम्पो बड़ा लोड करके जाती है. एक गांव में लगभग 100 गुण अनाज सब्जी का ये सब वो सब ज़रूरत के हिसाब से बांटती है. लॉकडाउन में आप यहाँ से ये अन्न क्षेत्र जारी रहा, चालू रहा. आपने उस टाइम पे कुछ बढ़ा दिया था कि ज़्यादा सुबह और शाम भी जाना है, ज़्यादा एरिया कवर करना है, किस तरह किया था? लगभग उस टाइम पे जैसे यहाँ डेली 200-250-300 आदमी का खाना बनता था तो उस टाइम हम 500 आदमी का खाना बनाते थे. और जो लोग हाईवे पे पैदल चलने निकल गए थे उनके लिए भी हमने वहाँ भंडारा खोल रखा था. जो भी परिवार को रोजी रोटी नहीं मिलती थी उनको अनाज चाहिए था, उनको हमारे वॉलंटियर्स भाई है वो उनके घर जाके पहुँचाते थे. कहते हैं ना कि जिसने दांत दिए हैं वो खाना भी दे देगा
और ये ही बात को सार्थक कर रही है बा, क्योंकि उन्होंने ऊपर वाले ने उनको वो संदेश भेजा है कि आप लोगों तक खाना पहुंचाइए, तो वो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाता है। जैसे बा ने भी जिक्र किया कि आपके फादर गुजर गए और जो परिस्थिति थी उसके बारे में बताइए। 2002 में मेरे फादर को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था। उस टाइम पे लगभग 14 दिन तक मेरे फादर हॉस्पिटल में थे। उस टाइम पे भी बा हॉस्पिटल जाती थी, सुबह हॉस्पिटल से वापस आ जाती थी, फिर खाना बनाती थी, बांटने जाती थी और फिर मेरे फादर की सेवा करने जाती थी। कुछ ऊपर वाले की मर्जी रही, मेरे फादर भगवान को प्यारे हो गए। उस दिन भी बा ने ये अन्न क्षेत्र चालू रखा। उनको ये ध्यान था कि मैं नहीं जाऊंगी खाना लेके तो मेरी जो इंतज़ार करने वाले हैं खाने का, उनका क्या होगा। तो जो अंतिम क्रिया थी वो पहले खाना बांटने का कार्य किया बा ने, उसके बाद मेरे फादर की अंतिम क्रिया का सारा प्रोग्राम हुआ। इस महीने के अंदर मेरी वाइफ पण एक्सपायर हो गई, इनकी बहू, तो भी ये अन्न क्षेत्र उन्होंने चालू रखा और लोगों की सेवा की। દીકરાનું લગ્ન થયું તો એવી તકલીફ ના પડી? આજકાલ તો એવું વિચારે છે ને બધા કે દીકરીને આવા ઘરમાં ક્યાં આપી, આટલું બધું કામ કરવું પડશે, એવો કોઈને વિચાર ના આવ્યો આના માતા પિતાને? ના વિચાર. મારું ફેમિલી પણ જોઈન્ટ ફેમિલી છે. લગ્ન કરીને આવ્યા તો શું ફિલિંગ હતી? ફિલિંગ તો બહુ સારી હતી કે એવું કંઈ તકલીફ જેવું કંઈ હતું જ નહીં, કારણ કે હજી તો બા જ બધું હેન્ડલ કરે છે, એટલે અમારા થ્રુ કશું આવ્યું જ નથી અને ફ્યુચરમાં આવશે તો કરીશું. ये सेवा का यज्ञ आगे भी जारी रहे, उसकी ट्रेनिंग अभी से दी जा रही है। आप देखिए ढेर सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है नर्मदा बा को। बहुत प्राइड और बहुत प्राउड की बात है हम बरोडियंस के लिए कि बा को गोल्ड अवार्ड भी मिल चुका है, और वो है रेड एंड वाइट की ओर से। APJ अब्दुल कलाम ने उनको ख़त लिखा था। हमारे जो अभी PM है वो गुजरात के CM थे, उन्होंने भी बा को ख़त लिखा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नरेंद्र मोदी हमने कागज मोकलाए, मगर उनको कोई चाहत नहीं है कि मुझे कोई नवाजे, मेरा कोई एप्रिशिएशन हो। उनको सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है, ये अन्न क्षेत्र चलाना है। कहते हैं ऊपर वाला भूखा उठाता ज़रूर है, सुलाता कभी नहीं, और यही वजह है कि यहाँ भूखे उठे जो लोग हैं उनके लिए अन्न क्षेत्र जो नर्मदा बा चलाती हैं और इनको सुबह सवेरे खाना पहुँचाती है। सुबह सवेरे से कतार में ये लोग नर्मदा बा के इंतज़ार में खड़े रहते हैं कि नर्मदा बा आएगी और हमें खाना मिलेगा। ये तकदीर की बात है कि आप किस हालात में हैं, मगर इस धरती पर कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके हालात को बदलने की कोशिश करते हैं, और नर्मदा बा यही कोशिश कर रही है इतने सालों से कि इन गरीबों को कभी भूखा सोने न दिया जाए। नर्मदा बा कोशिश करती है कि जो भी ज़रूरतमंद है उस ज़रूरतमंद को अंग ढांकने के लिए कपड़े भी दिए जाए। नर्मदा बा
चली थी अकेली, मगर उनके साथ में जिस तरह कारवां बढ़ता गया और बहुत सारे लोग शहर के उनके साथ में जुड़े हैं इस राम भरोसे अन्न क्षेत्र सेवा में। कितने सालों से हैं आप बा के साथ? करीबन 15-17 साल से बा से जुड़ा हुआ हूँ। भगवान कृष्ण ने बताया हुआ है कि अग्नि में भी मैं हूँ। तो ये जो इंसान सुबह में उठते हैं तो उसके जो जठराग्नि होती है उसमें हम ये अन्न रूपी अग्नि में आहुति करने का कोशिश करते हैं। ये बाका यज्ञ है, अन्नदान का यज्ञ है। और वो प्रभु की जो बात है वो सार्थक करते हुए इतने सालों से 84 साल की उम्र में भी ये यज्ञ चला रही है। वही हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। और साथ में हमको प्रेरणा भी मिलती है उनसे कि हमको भी ये सब कुछ ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि जिससे समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के लिए, उसका उत्थान के लिए कुछ ना कुछ हम कार्य कर सकें। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना सबसे बड़ी कठिन कार्य होता है। बस बाकी बातों से हमको यही प्रेरणा मिलती है। मैं आपको एक तस्वीर बता रही हूँ। उस तस्वीर में बा ने राम नाम लिखा है और वो भी बड़ी खूबसूरती से। आपको लगेगा कि बहुत सुंदर ड्राइंग है, मगर ये ड्राइंग नहीं है, गौर से देखिए इसे। ये बा, नर्मदा बा जो लिखती है, भगवान का नाम जापती है, वो लिखती है। और इससे भी प्रेरणा लेने जैसी बात है कि हर जगह पर राम बसता है। आप कब से जुड़े हुए हैं नर्मदा बा से? 23 साल से बा से जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह। और बा को देख के हमको इतनी प्रेरणा मिलती है कि बा ने जो सेवा ली है वो इतनी कठिन सेवा है, लेकिन बाखूबी बा जो निभाते आ रहे हैं और इतने भाव से सबको खिलाते हैं। यहाँ आके भी हम स्वयं सेवक को भी वही बोलते हैं, भैया शांति से खिलाओ, बस प्रेम से खिलाओ। उसको खिलाने आए हैं। और बा का जो कार्य चल रहा है वो तो गांव-गांव में भी 12 महीने में करीबन 15-15 बार तो बा जाते हैं। वहाँ अनाज, कपड़ा, चप्पल, स्लीपर, तेल, घी जो भी आया वो बा प्रेम से वहाँ जाके सबको दे आते हैं। ये बा नर्मदा बा का नाम है, लेकिन वो सही में सुनो आप तो अन्नपूर्णा देवी है। मैं तो ये कहूँगी कि हमारे गुजरात में जो नर्मदा नदी है वो लगातार बहती है, तो ये माँ नर्मदा बा का जो अन्न क्षेत्र है वो लगातार चलता रहे। और जैसे मनोज जी ने भी बताया कि ये यज्ञ है और इस यज्ञ में आहुति देने के लिए ये पूरी टीम उनके साथ में जुड़ी हुई है। बा तो जो बताते हैं, बा बोलते हैं हम यहाँ बरक क्षेत्र में जो आए हैं वो आटा लगाने आए हैं, वो ऐसा आटा लगा के जाए वापस आना ही नहीं पड़े। वो ये उसका भाव है, बस ये बा का भाव है। इस यज्ञ में अगर आप भी आहुति देना चाहते हैं तो आप भी सेवा के लिए आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ देने वाले हो, सिर्फ आए और यहाँ खड़े रहें और सेवा दें। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको देना होगा थोड़ा सा समय। आखिर में एक ख़ास बात ज़रूर कहूँगी, ये दुआ है। बस दुआ करते रहें कि कोई ये न सोचे कि कमबख्त ये भूख क्यों लगती है। इस दर्द भरी बात के साथ मैं नर्मदा बा की कहानी को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। सिर्फ मेरी कहने की कहानी, नर्मदा बा तो बड़ी लंबी कहानी लिखने वाली है। देखते रहे VNM TV। VNM TV का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV फेसबुक को लाइक करें, VNM TV वेबसाइट है जहाँ पर आप खबरें पढ़ सकते हैं। लगातार हमारे साथ में बने रहें। नमस्कार।